नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक डायलॉग में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही खास दिन है, कार्ल मार्क्स की 205वीं जयंती। कार्ल मार्क्स के बारे में अ, जितना आज का जो नैरेटिव है, उसमें जितनी बातें उनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में जो जो एक जिसका कि अभी एक वर्चस्व है जिस तरह के नैरेटिव का, उसमें बहुत सी बातें कही जाती हैं, अप्रासंगिक हैं। उनकी जो विचार थे वो नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। ये सारी चीज़ों के बीच में खासकर पिछले 30 साल से, जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, उसके बाद से ये सब हम लोग सुनते आ रहे हैं। इसके बावजूद ऐसा कोई समय आता नहीं है जब कार्ल मार्क्स की चर्चा ना होती हो। यह बात भी अपने आप में एक बहुत ही कौतुक जगाने वाली है, क्यूरियोसिटी जगाने वाली है कि अगर वो उनके विचार और कार्ल मार्क्स अप्रासंगिक हो गए हैं तो आखिर उनकी चर्चा करने की आवश्यकता क्यों होती है, और लगातार उनके विचारों को डेमोनाइज करने की ज़रूरत क्या होती है। खैर, आज कार्ल मार्क्स की जयंती है और इस मौके पर पिछले कुछ सालों में तो उनमें जो दिलचस्पियां बढ़ी हैं दुनिया भर में, वो तो जो भी उसको फॉलो करता है उससे वाकिफ है। आज हम लोग वैसे तो कार्ल मार्क्स के विचारों पर पूरी ही बात करेंगे, लेकिन बाद में उसको भारत के संदर्भ में भी कुछ चर्चा हम लोग आज करेंगे। और इसके लिए आज हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। दीपांकर जी CPI ML लिबरेशन के महासचिव हैं, लेकिन आज हम उनसे पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम जो एक पूरा बड़ा संदर्भ है मार्क्सवाद और मार्क्सवाद का जो राजनीतिक और वैचारिक पक्ष है, और उससे जो जुड़े हुए सवाल हैं, उसकी जो विरासत है, उन सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश अगले 30 35 40 मिनट जितनी हमारी बातचीत चली उसमें हम लोग करेंगे। तो ये बात पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं आज दीपांकर जी से ना तो जो सवाल पूछूंगा उसका संदर्भ सिर्फ उनकी पार्टी से नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे हों जो ऐसा लगे कि उनकी पार्टी से संबंधित है, क्योंकि भारत में जो मार्क्सवाद की विभिन्न धाराएं रही हैं, कम से कम 3 धाराएं तो हम लोग जानते ही हैं, उन एक धारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और उसकी शायद सबसे मजबूत जो ताकत पार्टी है, संगठन है, उसका वो करते हैं। इसलिए ये भ्रम हो सकता है, लेकिन आज हम लोग पार्टी और एक धाराओं से ऊपर मार्क्सवाद के पूरे संदर्भ पे बात कर रहे हैं। दीपांकर जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल बहुत ही छोटा है। कार्ल मार्क्स की विरासत की जब बात होती है तो आप उसे कैसे याद करते हैं, या उस पर आपकी शुरुआती टिप्पणी क्या होती है? देखिए, अभी आप कह रहे थे कि मार्क्स के बारे में प्रचार है कि अप्रासंगिक है आज के दौर में। तो ये तो समय समय पर ऐसा प्रचार रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अलग अलग दौर में अलग अलग वजहों से मार्क्स की प्रासंगिकता में इजाफा होता रहा। और जैसे आज अगर हम बात करेंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस सवाल को लेकर के दुनिया परेशान है वो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस। और अब हम देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छी संख्या में क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाले वो मार्क्स को नए सिरे से पढ़ने लगे हैं, और एक इको सोशलिज्म की चर्चा शुरू हुई है। और ये मार्क्स से ही निकल करके ला रहे हैं कि मेटाबॉलिक ड्रिफ्ट एक पूरी अवधारणा मार्क्सवाद में थी। तो आज के दौर में वो कितना प्रासंगिक है। तो इसीलिए हमें लगता है कि पूंजीवाद के, जाहिर सी बात है कि मार्क्स ने पूंजीवाद का विश्लेषण भी किया, पूंजीवाद के संकट के सारे आयामों पर उन्होंने अध्ययन किया, चर्चा की, और इसके साथ साथ उसके विकल्प के रूप में उससे आगे की दुनिया कैसी होगी, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से शुरुआत करते हुए एक पूरे कैसे स्टेप बाय स्टेप उस दिशा में हम लोग बढ़ सकते हैं, इसका भी मार्क्स ने खाका तैयार किया। तो आज तो हमें लगता है कि भारत में तो हमें एक अलग ढंग से चर्चा मार्क्स को लेकर के करनी है, सिर्फ क्योंकि हम एक खास दौर में हैं जहां लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है, पूरे फांसीवाद की चपेट में हम लोग हैं इस समय। तो उस हिसाब से भी हमको मार्क्स पर चर्चा करनी है। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि दुनिया फिर एक बार
इससे बहुत ज्यादा लोग अब परेशान नहीं है कि सोवियत यूनियन नहीं रहा। सोवियत यूनियन का विघटन वो बहुत पुराना इतिहास हो गया है। लेकिन पूंजीवाद आज जो है, ग्लोबल कैपिटलिज्म, वो सस्टेनेबल नहीं है। उसकी अनसस्टेनेबिलिटी हर लिहाज से, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, क्योंकि पूंजीवाद का ही नेचुरल फॉर्म था एक तरह से डेमोक्रेसी, बुर्जुआ डेमोक्रेसी। अब वो हर जगह ही, भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में वो खतरे में है, और वहां एक फिर से फांसीवाद का एक उभार दिख रहा है। तो पॉलिटिकल फॉर्म के रूप में भी पूंजीवाद अनसस्टेनेबल हो जा रहा है। जो पूरे उसकी इकोनॉमी है, कोविड ने दिखा दिया कि किस तरह से पूंजीवाद एक बेसिक हेल्थ केयर के मामले में फेल हो रहा है। और इकोलॉजिकल क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस वो तो रोज दिखा रहा है। तो दुनिया तो इसी हिसाब से फिर एक बार मार्क्स के पास लौट रही है कि क्या आज के इस संकट के दौर में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मार्क्स से मिल सकता है कि नहीं। दीपांकर जी, आपने ये कहा कि जो मार्क्स की प्रासंगिकता है वो तो और आज और भी ज़्यादा महसूस हो रही है या वो बढ़ती गई जा रही है जैसे जैसे आज की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। अब मैं इस सवाल को थोड़ा अगर पलट कर आपसे पूछूं कि मार्क्सवादी राजनीति को संगठित करने में आज समस्याएं क्या क्या है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक जाहिर है कि आप एक विचारक हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रैक्टिशनर भी हैं, आप सीधी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में हैं और आपकी पार्टी के साथ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट शब्द जुड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये जो कम्युनिस्ट राजनीति है, कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है, जाहिर है कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स को मार्क्सवाद से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, तो मैं सिनोनिमस रूप में बात कर रहा हूँ। इस पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइज करने में समस्याएं क्या हैं? क्यों ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कम से कम भारत में भी और बहुत से देशों में ये राजनीति कमजोर होती दिख रही है। जब मार्क्स की प्रासंगिकता बढ़ रही है, पॉलिटिक्स कमजोर हो गई है, तो दिक्कतें क्या है? देखिए, मैं तो ये नहीं मानता कि पॉलिटिक्स कमजोर है। जरूर उसमें नए नई चुनौती हमारे सामने है। जैसे अगर हम इसी पर ही बात करें कि मार्क्स मतलब एक तरह से वर्किंग क्लास मूवमेंट, मजदूर आंदोलन। तो मजदूर आंदोलन के सामने नए नए सवाल है। मजदूर वर्ग की संरचना बदल रही है, पूरे इकोनॉमी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसको उसका पूरा डिजिटल आयाम आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि हम सिर्फ पुराने पर निर्भर होकर के उसी रेफरेंस पर खड़े होकर के आज नहीं काम चला सकते। तो एक तो जरूर है कि पूरे जिस तरह से चीजें बदल रही है, उसके हिसाब से मार्क्सिज्म को अप्लाई करने में काफी इसमें मेहनत के काम है, काफी इस पे दिमाग भी लगाना है, नए नए प्रयोग में जाना है। दूसरा हमें लगता है कि आप पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो भारत में जरूर अगर हम ये समझते थे कि भाई पहले आसान था, अब कठिन हो गया है। और शायद लोग इस वजह से कहेंगे कि कुछ राज्यों में मार्क्सवादी जैसे सीपीआईएम, उसका एक बड़ा जनाधार था और बहुत बड़े पैमाने पर एक चुनावी सफलता उसके पास थी। पश्चिम बंगाल में 34 साल सरकार थी। तो इसमें जो गिरावट आई है, उसको मैं मार्क्सवाद से जोड़ करके बिल्कुल नहीं देखता हूँ। ये कुछ स्थानीय कारण है, इन पार्टियों के अपने कार्यनीति में, उस प्रयोग में कुछ सवाल जरूर है। उस वजह से नहीं है, बल्कि आज मुझे लगता है कि आज का जो दौर है भारत में, जहां सिर्फ मार्क्सवादी पॉलिटिक्स कमजोर नहीं, आप फैसिस्ट पॉलिटिक्स के आगे जो उन्माद एक तरीके से क्रिएट किया गया, राष्ट्रवाद को जिस ढंग से परिभाषित कर दिया गया हिंदुत्व के आधार पर, तो उसके आगे भारत में तो आधुनिक भारत के जितने राजनीतिक वैचारिक धाराएं थी, आप राष्ट्रवाद की बात करें, नेहरूवादी, गांधीवादी, वो आज पूरा कमजोर आपको दिखेगा। आप अंबेडकरवाद की बात करें तो वो कमजोर दिखेगा। आप सामाजिक न्याय की धारा की बात करें, वो कमजोर दिखेगा। ये लगेगा तो इस भारत में फांसीवाद छोड़ करके आप किसी का बाजार ही नहीं है, कुछ नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हमें लगता है कि बल्कि इस दौर में आज इसकी जरूरत ज्यादा महसूस होगी कि आज लोकतंत्र की लड़ाई, जिस लोकतंत्र को एक तरह से आजादी के आंदोलन के साथ साथ उसके एक प्रोडक्ट के रूप में हमको मिल गया था, और जो अंबेडकर ने कहा भी था कि जमीन अलोकतांत्रिक है, और उस पर लेकिन एक ऊपरी परत के रूप में एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिल गया है। तो वो जो कॉन्ट्रडिक्शन था, जो अंबेडकर ने उसी समय आगाह किया था कि भारत में हमें मिल तो गया है लोकतंत्र, लेकिन ये बहुत मजबूत नहीं होगा। तो हमें लगता है कि आज भारत में मार्क्सवाद का ठोस मतलब है कि एक मजबूत लोकतंत्र की लड़ाई,
उसके लिए बहुत जरूरी विचारधारा ये मार्क्सवाद है। तो मार्क्सवाद को जैसे दुनिया के पैमाने पर भी मुझे ये लगता है, सोवियत यूनियन का जो विघटन हुआ उससे हम क्या सबक लेंगे? सोवियत यूनियन के विघटन से अगर ये हम सबक लेंगे कि सोवियत यूनियन ने सबसे पहले बेरोजगारी का समाधान कर दिया था, गरीबी वहां मिट गई थी, लोगों को बहुत सारे हक मिले थे, बात सही है बिल्कुल। लेकिन जो डेमोक्रेसी के नाम पर जो दिखना चाहिए लोगों को कि भाई जो बुर्जुआ लोकतंत्र है वो एक तरीके से बुरा है, या उसके अंदर एक बहुत सारे विसंगति है, उसके अंदर एक अधूरापन या एक तरह से एक डिसेप्टिव पहलू है, और बहुत गहरा लोकतंत्र, बहुत व्यापक लोकतंत्र, बहुत मजबूत लोकतंत्र वो समाजवाद में ही मिल सकता है। तो एक तरह से लोकतंत्र के लिए समाजवाद जरूरी है, सिर्फ बेरोजगारी कम करने के लिए, महंगाई मिटाने के लिए, लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान की गारंटी करने के लिए नहीं, उनके डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन और राइट्स और फ्रीडम, इसके लिए सोशलिज्म की जरूरत है। हमें लगता है कि दुनिया के पैमाने पर भी इस डेमोक्रेसी डेफिसिट से कम परसेप्शन के लेवल पर समाजवाद को जूझना पड़ रहा है। तो दुनिया के लेवल पर भी आज सोशलिज्म का जो रिन्यूअल होगा वो एक ज्यादा सुपीरियर, पूंजीवाद से ज्यादा सुपीरियर डेमोक्रेसी सोशलिज्म के पास है, ये दुनिया में हमको प्रदर्शित करना है। और भारत में भी जो डेमोक्रेसी हमारे कमजोर निकली और उसकी कमजोरी के आधार पर आज ऐसी बात पनप रहा है, तो यहाँ एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए भारत में मार्क्सवाद प्रासंगिक है, जरूरी है। ये साबित करना, हम तो समझता है कि मार्क्सवादियों के सामने एक बड़ा काम ये है, और इस चुनौती को अगर हम कबूल करेंगे तो निश्चित तौर पर आज के दौर में एक नया वैचारिक मंथन की आवश्यकता है। और हम नहीं कह रहे कि मार्क्सवाद अकेले इस काम को कर सकता है, कोई हिंदुत्व का इस समय जिस तरह दबाव है देश में, तो जितने आधुनिक भारत के वैचारिक धाराएं हैं, राजनीतिक धाराएं रही है, जिसमें निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण धारा है, उसके अंदर एक वामपंथी रुझान भी रहा है, एक सेंटर लेफ्ट रुझान भी रहा है। तो वो पूरा का पूरा एक तरीके से जो लिबरल या सेंटर लेफ्ट धारा है कांग्रेस की, उसको अम्बेडकरवाद की हम चर्चा करेंगे। हम निश्चित तौर पर इस देश में समाजवादी धारा की चर्चा करेंगे, सामाजिक न्याय की, और उसी के साथ साथ हम मार्क्सवाद की भी चर्चा करेंगे। और इन तमाम धाराओं के बीच में आज एक नया इक्वेशन, एक नया कन्वर्जेंस, एक नया यूनाइटेड फ्रंट, जो लोग बात कर रहे हैं कि अपोजिशन यूनिटी कैसे क्या बनेगी, उसको सिर्फ चुनाव और वोटों के हिसाब से देखते हैं। मैं तो उसको एक विचार के आधार पर भी देखता हूँ, और इस वैचारिक एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने में मार्क्सवाद की एक निश्चित तौर पर प्रोएक्टिव और एक इम्पोर्टेंट रोल मार्क्सवाद की बननी चाहिए। दीपांकर जी, आपने जो बात कही, व्यवहारिक रूप से स्ट्रेटजी के या टैक्टिक्स के लेवल पर तो उस पर ज़्यादा मतभेद की गुंजाइश शायद ना हो, लेकिन अगर हम लोग एक आइडियोलॉजी के स्तर पर कहें तो उसमें कुछ समस्याएं नज़र आती हैं। हम लोग जब युवा थे, नौजवान थे, छात्र थे, उस समय जब हम लोग कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म की जो बात करते करते या समझते थे या समझने की कोशिश कर रहे थे, उस समय हम लोग के दिमाग में कुछ मॉडल्स थे। अब आपने कहा कि सोवियत यूनियन का जो मॉडल था उसकी आपने उपलब्धियों का भी आपने कुछ जिक्र किया, लेकिन आपने कहा कि भारत के संदर्भ में आज एक अलग ढंग से चीज़ें जहाँ पहुँच गई हैं उसको देखने की ज़रूरत होगी। सवाल इसमें ये उठता है कि आखिर वे चीज़ें यहाँ पहुँच गई, इसके लिए क्या कोई स्ट्रक्चरल वजह जिम्मेदार थी या नहीं थी? आखिर जब आज़ादी के बाद देश में जो ये जो फासीवादी जिनको आपने कहा, ये ताकतें तो बहुत ही मार्जिनल थी, बहुत कमज़ोर थी, लेकिन धीरे धीरे आखिर क्यों ये ताकतें आज पूरी भारत के ऊपर में छा गई? और जो समाजवाद शब्द तो आज कहीं हम लोगों को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं सुनाई देता है, क्लास स्ट्रगल और भी कम सुनाई देता है, और जो साइंटिफिक सोशलिज्म और ये सारी बातें जो थी, ये एक तरह से डिस्कोर्स से बाहर हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन एक अगर रीअसर्ट करना हो सोशलिज्म की के आइडियाज को, तो क्या आपको लगता है कि आपने जो बातें कही उसमें इस मकसद का, ये जो मकसद है रीअसर्ट करना, एक ऐसी दुनिया बनाना जिसकी कल्पना मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ
की विचारधारा में हम लोग देखते और सोचते थे, वो कल्पना, वो सपना उसमें कहीं निहित है? नहीं, देखिए, हमें लगता है कि भारत में जो आज ये लोग आप कह रहे हैं कि छा गए हैं, निश्चित तौर पर एक काफी आक्रामक है, काफी हावी है, और पूरी कोशिश उनकी है कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अपने हिसाब से व्यवस्था भी परिवर्तन कर डाले। और इसीलिए वो पूरे टोटल समाज का एक तरीके से स्ट्रक्चरिंग में वो लगे हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी लगातार इसीलिए कहते भी हैं कि जो कहते हैं कि 14 के बाद, 14 से पहले से उनका कोई बहुत नाता नहीं है। तो वो इसलिए कहते हैं कि वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के उनको लगता है कि इसका मैंडेट उनको मिल चुका है, उस हिसाब से कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि आजादी के आंदोलन के दौर में ये कमजोर धारा थी, और उस समय जो राष्ट्रवाद की परिभाषा थी, बहुत स्वाभाविक है कि साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी प्रत्यक्ष लड़ाई थी। कि उस समय अगर कोई कह दे कि भाई हमको राष्ट्रवाद के लिए ऊर्जा, प्रेरणा हिटलर से मिल रही है, मुसोलिनी से मिल रही है, जो आरएसएस वाले उस समय भी कहा करते थे, तो हमें नहीं लगता है कि उसके लिए कोई देश में कोई काफी माहौल था। एक बिल्कुल सीधा यहाँ एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट बैटल था। तो बाद के दिनों में धीरे धीरे या तो हम उस दिशा में और बढ़ते, और मजबूत साम्राज्यवाद विरोध, और साम्राज्यवाद विरोध के साथ साथ जो भगत सिंह ने जो इशारा किया था, तो उस दिशा में हम लोग बढ़ नहीं पाए, और वहां धीरे धीरे कंप्रोमाइज करते करते वो मिक्स्ड इकोनॉमी से हम एक कॉर्पोरेट इकोनॉमी की ओर बढ़ गए। तो कुल मिलाकर के जो तीन चार महत्वपूर्ण बिंदु, मैं फिर अंबेडकर में ही लौटूंगा, उन्होंने तीन चार बातें की थी कि भाई भारत के डेमोक्रेसी के सामने ये नए कॉन्ट्रडिक्शंस, एक तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक इलेक्टोरल इक्वालिटी है, हम सबको एक वोट दिए हैं, लेकिन इसके बाहर सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जबरदस्त है, और ये इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो इलेक्टोरल पॉलिटिकल इक्वालिटी का बहुत कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आज हम ये देख रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के आगे ये तथाकथित जो राजनीतिक बराबरी है, चुनावी बराबरी है एक वोट की, उसका कोई खास मतलब नहीं रह गया। जो उन्होंने कहा था कि इस देश में अगर कभी हिंदू राज अगर आएगा, वो इस देश के लिए अगर यथार्थ में तब्दील होगा, तो इससे बड़ी विपत्ति इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती। और जिस आधार पर उन्होंने इस बात कही थी कि वो कास्ट को एक तरह से, कास्ट जिसको सबसे ज्यादा एंटी नेशनल मानते थे, डेमोक्रेसी के रास्ते में, आधुनिक भारत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मानते थे, तो उसको अगर पूरे देश पर एक तरीके से मॉडल बना दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो देश के लिए एक बहुत बड़े आफत का मामला होगा, और वो हो रहा है। तो और उन्होंने जो कहा था कि भैया अगर भक्ति उस दिशा में हम लोग बढ़ जाएंगे, तो वो पूरे एक तरह से डिक्टेटरशिप को हम दावत देंगे। तो वो तमाम दिक्कतें, वो तमाम कमजोरियां, तो हमें इसलिए लगता है कि ये समाजवाद की अवधारणा या उसकी अपील में कमी, वो एक बात है, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी की अपनी कमजोरी देश में फांसीवाद के लिए रास्ता खोल दिया है। और इससे बात निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें एक मजबूत डेमोक्रेसी ला करके हमें इस फांसीवाद का जवाब देना है। और हम इसलिए दिपंकर इस जी, बात को कह मैं रहे हैं मैं कि इसी भारत में भी जो समाजवाद जब आएगा, वो इस मजबूत डेमोक्रेसी का ही दूसरा नाम होगा समाजवाद। समाजवाद कोई अलग चीज नहीं है। एक मजबूत डेमोक्रेसी जिसमें सामाजिक बराबरी भी हो, आर्थिक बराबरी भी हो, और राजनीतिक आजादी भी पूरी हो, तो ये जो डेमोक्रेसी, इसी का दूसरा नाम सोशलिज्म, और इस सोशलिज्म को हमें डेवलप करके भारत में फांसीवाद का जवाब देना है। दिपंकर जी, अभी आपने एक जब आप डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही थी, उसके ठीक पहले आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो भारत की जो डेमोक्रेसी आई, वो इसेंशियली जो एंटी एम्पीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियल जो संघर्ष का जो स्वरूप था, वो उसका नतीजा थी। और आपने कहा कि धीरे धीरे उस पर कॉम्प्रोमाइज किया गया। कॉम्प्रोमाइज उन्हीं ताकतों ने किया जो एक समय एंटी कॉलोनियल, एंटी एम्पीरियलिस्ट जो आंदोलन था उसको लीड किया था। और 1991 के बाद जब ये लिबरलाइजेशन और नियो लिबरलिज्म, अगर एक शब्द में कहें, ये जब चीज़ें आ गई,
तो ऐसा लगता है कि ये जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद आज के अर्थ में किस रूप में मौजूद है, उसको समझना और डिफाइन करना, यह काम मार्क्सवादी पार्टियों और मार्क्सिस्ट जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसमें कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं, मैं सबको एक साथ में शामिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो जो लार्जर उसका पार्ट है, उन्होंने छोड़ दिया। और ये एक आलोचना है कि आज भारत की ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टियां मार्क्सिस्ट के बजाय अम्बेडकराइट हो गई हैं। और अभी आपने जो बात जिस रूप से अम्बेडकर के कथन से आज की चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, उससे मेरे जैसे व्यक्ति को, जो एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर है, जो पॉलिटिक्स में नहीं है, दूर से चीज़ों को देखता है, उसके दिमाग में लगेगा कि इस आलोचना में तो दम है। क्योंकि आपने वो एंटी इंपीरियलिस्ट, जो चलिए कॉलोनियलिज्म तो अब नहीं है, लेकिन इंपीरियलिज्म तो है, वो एंटी इंपीरियलिज्म जो का विचार और पॉलिटिक्स कैसे डेवलप किया जाए, ऐसा लगता है कि भारत की तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों से, और मैंने पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दिया था कि इसे आप खुद पर और अपनी पार्टी पे सिर्फ ना लें, जो तमाम पार्टियां हैं, ये उनकी चिंता से ही बाहर हो गया है। और उन्होंने जो भारत में संविधान आया, इसको एक आइडियल संविधान के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। वो आज प्रेरणा या तो डॉक्टर अंबेडकर से लेते हैं, या फिर जो कांग्रेस की धारा थी उससे लेते हैं। आज जो जो दुनिया में जो मार्क्सिस्ट एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसको वो डिस्कार्ड कर चुके हैं। इस पर मैं इस सवाल के बाद आऊंगा। पहले मैंने जो कहा, नहीं अगर ये आप, नहीं, उस मेरे पर मैं ख्याल से आपकी आप प्रतिक्रिया इसको चाहूंगा। गलत 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 रीड कर रहे हैं। पहली बात, हमने अम्बेडकर का इसलिए लिया कि आज जो पूरे भारत में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्राइसिस है, और इसके बारे में अम्बेडकर उस समय उन्होंने वार्न किया था, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस बात को हम मार्क्सवाद के आधार पर भी रख सकते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि आप क्लास स्ट्रगल का ही समझ लीजिए, तो क्लास स्ट्रगल को अक्सर लोग ये समझते हैं कि क्लास स्ट्रगल का मतलब तो इकोनॉमिक स्ट्रगल। लेकिन मार्क्सवाद ये कहते हैं इकोनॉमी को क्लास में डिवाइडेड है, ये नहीं कहता। वो कहता है कि सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस। तो क्लास एज ए कैटेगरी है, और इसीलिए मार्क्सिज्म में, लेनिनिज्म में हमेशा ये हमारी कमजोरी होगी अगर हमने क्लास स्ट्रगल को कोई एक इकोनॉमिक कैटेगरी समझ रखा है। ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। लेकिन क्लास स्ट्रगल एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रगल है जो सोशल भी है, जो इकोनॉमिक भी है, जो पॉलिटिकल भी है, जो कल्चरल भी है, जो आइडियोलॉजिकल भी है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में हमें लगता है कि अगर हम मार्क्सिज्म पे अप्लाई करेंगे तो हर तरह के ऑपरेशन, हर तरह के पिछड़ापन, हर तरह के एक तरह से जो गुलामी हम कह दे, जंजीरें हैं, तो उसको तोड़ने की हमें कोशिश करनी होगी। और ये क्लास स्ट्रगल के माध्यम से हम कर रहे हैं। और इसीलिए आज जो हम बार बार अम्बेडकर का भी कहीं नाम लेते हैं, तो हम इसलिए लेते हैं कि भाई उसका कुछ पहलू हो सकता है कि हमारे जो भी एक एस्टेब्लिश्ड मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स है, उसमें अगर कुछ कम था, या उसको बहुत ढंग से नहीं आर्टिकुलेट किया गया था, तो हमें उसको करना ही होगा। और आज के दिन में भी अगर हम कहेंगे, जैसे पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका देख लीजिए, कि जहां एक एक मोटे तौर पर एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में चुनाव के जरिए कई बार वहां वामपंथी ताकतें आगे आती हैं, कई बार फिर उसको अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने तरीके से बहुत साजिश के साथ उसको पीछे धकेल देते हैं, और फिर 20 साल बाद, 30 साल बाद लौट करके ये लोग आते हैं। तो ये जो रेजिलियंस है, ये जो स्ट्रेंथ है, और उसमें एक वामपंथी आंदोलन के आधार पर, जिसमें हर तरह का आंदोलन है, जिसमें आप पाएंगे कि वहाँ मजदूरों का आंदोलन है, वहाँ की इंडिजिनस पीपल का आंदोलन है, वहाँ डेमोक्रेसी की लड़ाई है, वहाँ जमीन की लड़ाई है, वहाँ पर्यावरण की लड़ाई है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और उस लूट के खिलाफ जबरदस्त साम्राज्यवाद विरोधी एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई भी उसके अंदर शामिल है। और इसके आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ कुछ मार्क्सिस्ट प्रैक्टिस को या वामपंथी इसको डिस्कार्ड करके लेना है, हर जगह से हमको वहां प्रेरणा लेनी है। और भारत में साम्राज्यवाद पर अगर हम चर्चा करेंगे, तो साम्राज्यवाद निश्चित तौर पर एक जमाने में उपनिवेशवाद का जो दौर था, वो प्रत्यक्ष रूप में दिखता था। बाद के दौर में जब वो बेसिकली कैपिटल के जरिए, कुछ विदेश नीति के जरिए जो दिखता है ज्यादा, तो इसमें हो सकता है कि साम्राज्यवाद के बारे में अवधारणा कुछ
थोड़ा सा रिमोट लोगों को लगने लगा होगा। लेकिन आज तो फिर ग्लोबल कैपिटलिज्म के इस पूरे दौर में जिस तरह का भारत में एक तरफ आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा जैसे मैं आत्मनिर्भर भारत के नाम पर ही मेन स्लोगन क्या था, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में हम विदेशी पूंजी को बुला रहे हैं कि आप आओ और भारत में आकर के आप यहाँ अपना कारखाना लगाओ और हमारे यहाँ से आप लेके जाओ और हमें भी कुछ दे के जाओ। ये मेक इन इंडिया की एक तरीके से मूल अवधारणा है। हमें तो लगता है कि आज के दौर में फिर एक बार इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, और ये जो नेशनलिज्म की सबसे बड़ी कमी है कि उस समय आजादी के आंदोलन के दौर में आप देखेंगे कि वो राष्ट्रवाद वो महज राजनीतिक नहीं था, वो एक आधुनिक हिंदुस्तान की इकोनॉमी कैसी होगी, जिसलिए वो पूरे नेशनल मूवमेंट के अंदर ही प्लानिंग की अवधारणा भी आ रही है। सुभाष बोस वो प्लानिंग के साथ प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी था। और आज इकोनॉमिक नेशनलिज्म का ये भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है, जो हिंदुत्व के राष्ट्रवाद है, उसका सबसे बड़ा जो आप कहेंगे कि उसमें इकोनॉमी के मामले में प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमी के मामले में पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन, वहां कहीं कोई राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। और राष्ट्रवाद के नाम पर आप सिर्फ एक धार्मिकता के धर्म के आधार पर एक मेजोरिटेरियनिज्म के आधार पर राष्ट्रवाद को परिभाषित करना चाहते हैं। तो हमें तो लगता है कि आज निश्चित तौर पर मार्क्सवादियों के सामने ये चुनौती भी है और एक अवसर भी है कि फिर से आज भारत के एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, एक वेलफेयर इकोनॉमी, एक पूरे जबरदस्त, देखिए प्राइवेटाइजेशन एक समय में आपने कहा कि 30 साल पहले जो नीतियां आई, तो शुरू में कुछ लोगों को लगने लगा था कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से एक तरह से कुछ कंपटीशन भी बढ़ेगा, लोगों के सामने कंजम्पशन के मामले में या रोजगार के मामले में भी ऑप्शंस ज्यादा होंगे। लेकिन आज तो साफ ये दिख रहा है, ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये प्राइवेटाइजेशन लोगों के एक्सेस को रोक रहा है। महंगाई के साथ एक तरीके से उसका पर्याय है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हेल्थ केयर, जो भी प्राइवेट है वो सब गरीबों के लिए बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल है। तो आज के दौर में हमें लगता है कि फिर एक बार एक पब्लिक सर्विस, लोगों को एक्सेस इकोनॉमिक राइट्स में, सर्विस में, बेसिक राइट्स में, तो ये चीजें सामने आ गई हैं। तो हमें लगता है कि इस एजेंडा को लेकर के हम निश्चित तौर पर इस देश में, इस दौर में बढ़ेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवाद की जो एक तरीके से एक फेज रहा है फ्रीडम मूवमेंट के दौर में, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक आधुनिक हिंदुस्तान, और उसमें जो भी गैप रहा है, जैसे सामाजिक बराबरी के मामले में बिल्कुल हम पीछे रहे हैं, तो सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, ये संपूर्णता में एक बराबरी की अवधारणा को लेकर के आज हमको आगे बढ़ना है। दीपंकर जी, मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरे पास मोटे तौर पे 2 सवाल और हैं। एक जो सवाल जो मैंने बीच में छोड़ के मैंने कहा था, एक जो आलोचना है भारतीय, खासकर ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों की, मैं पार्टियां कह रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टियों की जो आलोचना है कि उन्होंने जो मार्क्सवाद या समाजवाद के जो एक्सपेरिमेंट हुए, उसके प्रति उनका जो नज़रिया रहा, वो एक तो जिसको आजकल कैंसिल कल्चर कहते हैं, कि उसको उसको अस्वीकार करने का रहा। एक एक धारा ने बहुत पहले जो सोवियत यूनियन में जो कुछ हुआ, उसको फिर उसके बाद सामाजिक साम्राज्यवाद करार कर उसको जनता का दुश्मन एक तरह से बता दिया। उसके बाद आज जो चीन में प्रयोग हुए हैं, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है, गरीबी खत्म करने से लेकर उनकी जो टेक्नोलॉजी और दूसरी तरह की उपलब्धियां हैं। लेकिन भारत में अगर एक दो धाराएं होंगी तो वो हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश अगर आप कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं से, कम्युनिस्ट विचारकों से बात करें, तो वो तो ये कहते मिलेंगे कि हमने तो 1980 के दशक में ही उनको बता दिया था कि अब ये कैपिटलिस्ट मॉडल हो गए, ये पूंजीवाद के पाथ पर चले गए हैं। मेरा सवाल ये है कि यह जो एक समाजवाद भी एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कहीं आता है, उसमें खामियां भी उभरती हैं, उसकी बहुत सी उपलब्धियां भी होती हैं। ये जो एक निर्छेद विवेक होता है कि आप अच्छाइयों के पक्ष में खड़े हों, जो उपलब्धियों के पक्ष में खड़े हों,
और कमियां कहाँ रह गई, इस पर एक क्रिटिकल अप्रोच अपनाकर आगे के लिए, अपने देश के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बताएं। और यह काम जाहिर है कि जो आप जैसे जो लोग हैं, आप हैं, सीपीएम है, सीपीआई है, जो भी और जितने सीपीआई एमएल के अन्य गुट हैं, जो प्रैक्टिशनर भी हैं और विचारक भी हैं, वो एक टीचर के तौर पर उनकी भूमिका समाज में होती है। लेकिन ऐसा कई बार लगता है कि यह जो अपनी उपलब्धियों को डिफेंड करना, आज आज भी जो प्रयोग हो रहे हैं, आपने लैटिन अमेरिका की बात की, लेकिन वियतनाम, क्यूबा, क्यूबा की उपलब्धियां हैं, वियतनाम की उपलब्धियां हैं। मुझे मालूम है, मैं आपकी पार्टी के स्टैंड को भी फॉलो करता हूं, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं पार्टी पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरी समझ में चीन की भी उपलब्धियां हैं और आज भी उपलब्धियां हैं। इन सब को लेकर एक नैरेटिव, एक कहानी अपने लोगों को बताई जाए, यह कोशिश कहीं होती हुई मुझे दिखती नहीं। क्या आप मेरी समझ से आप सहमत असहमत जो भी हूं, आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो थोड़ा उल्टा ही लगता है। देखिए, एक जमाने में तो पूरा भारत में कम्युनिस्टों के पूरा वो कहा जाता था कि ये सोवियत मॉडल के पक्ष वाले लोग थे। बल्कि उस समय सोवियत की आलोचना बहुत कमजोर थी, और वो आलोचना जो जरूरी थी ये तो इतिहास ने साबित कर दिया। वो सोवियत यूनियन आज तो है ही नहीं। वो सोवियत यूनियन का पतन जब हुआ है तो जाहिर सी बात है आंतरिक कारणों से हुआ होगा। उसके अंदर बाहर का भी एक माहौल रहा होगा, लेकिन मार्क्सवाद तो ये आपको कहता है कि भाई आंतरिक कारण वो प्रधान होता है, प्रमुख होता है। तो वो कौन सा आंतरिक कारण था सोवियत यूनियन के पूरे प्रयोग में? तो हमें लगता है कि उस पर तो कम नजर गई भारत के कम्युनिस्टों की, ज्यादा नजर अंत अंत तक, सोवियत यूनियन के पतन के ठीक 2 दिन पहले तक, रोमानिया के पतन के 2 दिन पहले तक उसकी तारीफ करने में ही बहुत सारे लोग व्यस्त थे। तो हमें ये लगता नहीं है। चीन के बारे में भी उपलब्धियां तो बिल्कुल, चीन की क्रांति, सोवियत की क्रांति, उन क्रांतियों की बड़ी उपलब्धियां हैं। और इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अगर वो सफल होगा तो हम उसके पक्ष में रहेंगे, अगर वो प्रयोग में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको खारिज कर देंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं। वो तो जैसे सोवियत का कोलैप्स क्यों हुआ, तो हम अगर उसकी आलोचना भी कर देंगे तब भी लोग हमसे पूछेंगे कि भाई आपको इसको ओन करना है, उससे आपको सीखना है। हम इसलिए कह रहे हैं कि इसकी बात शायद थियोरेटिकली कोई अगर जवाब दे दे कि भाई ऐसे ऐसे अगर किया गया होता तो सोवियत यूनियन दूसरे तरह से आगे बढ़ती, चीन में अगर ऐसा ऐसा होता, जो माओ के कल्चरल रिवोल्यूशन के बाद उस दौर में अगर इस तरीके का आर्थिक सुधार के बजाय कुछ दूसरे तरह का होता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो हमें लगता है कि बहुत हाइपोथेटिकल टाइप की बात। वो बात जाहिर सी बात है कि जो भी कुछ हो रहा है उसको खारिज करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी हो रहा है उससे आप नैरेटिव निकाल सकते हैं। चीन के एक एक जो देश चीन था 47 के दौर के, 49 से पहले का चीन, उस समय भारत से भी तो पिछड़ा था चीन। और वो देश आज कहाँ है? तो आज अगर इतने जबरदस्त आर्थिक तरक्की चीन ने की है, चाइनीज इकोनॉमी का इतना बड़ा पावर है, तो उसमें तो चाइनीज रिवोल्यूशन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है निश्चित तौर पर। चीन के भूमि सुधार से लेके जो आज जो गरीबी अगर खत्म हुई है और लोगों को एक बेसिक कुछ राइट्स मिले हैं, एक लाइवलीहुड या उनके लिविंग कंडीशंस में एक बेसिक इंप्रूवमेंट हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसमें रिवोल्यूशन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज अगर चीन की आलोचना हम कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई वो बेसिक काम नहीं हुआ, हम दूसरे वजह से कर रहे हैं। और आज इसीलिए चीन अगर मॉडल है तो चीन के वर्किंग क्लास का कितना राइट है और नहीं है, वो मॉडल हो सकता है कि आज हमसे ज्यादा, बल्कि मोदी सरकार को भी चीन सिंगल पार्टी एक गवर्नमेंट है, सिंगल पार्टी स्टेट है, किस तरह से वहां मजदूरों को ट्रीट किया जाता है, हो सकता है कि आज के चीन ज्यादा मॉडल के रूप में हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी वाले उसको कोट करें और साइट करने की कोशिश करें, नकल करने की कोशिश करें। इसीलिए हमें लगता है कि दो प्रस्थान बिंदु अलग अलग है। और एक समाजवाद का नैरेटिव हमको तो बिल्कुल गढ़ना है, लेकिन समाजवाद के नैरेटिव में अब एक तरह से ये तो मानते हुए चलना पड़ेगा कि भाई सोवियत यूनियन एक समय तक बहुत अच्छा काम किया, एक समय के बाद उसमें ठहराव आया, गिरावट आई और उसका पतन हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि सब वहीं पर समाजवाद खत्म हो गया। तो इसका मतलब यह है कि समाजवाद आगे चल करके इन तमाम प्रयोगों से सीखते हुए, और इसमें भी
हमें लगता है कि अलग अलग देश में शायद सोशलिज्म का कुछ यूनिवर्सल कैरेक्टर भी होगा, कुछ उसके स्थानीय कैरेक्टर्स भी होंगे, उस दौर का भी कुछ इंप्रेशन उस पर होगा। तो आज के दौर का, जिसको कुछ लोगों ने कहा कि 21st सेंचुरी सोशलिज्म, तो 21वीं सदी में आज के पूंजीवाद के संकट का जवाब देते हुए आज का समाजवाद डेवलप करे, और उसमें चाइना हो, सोवियत यूनियन हो, क्यूबा हो, वियतनाम हो, तमाम जहां जहां क्रांतियां एक दौर में सफल हुई है और साम्राज्यवाद को पीछे धकेल करके शिकस्त दे करके लोग आगे बढ़े हैं, उन तमाम क्रांतियों से, वहां के समाजवाद के निर्माण के प्रयोगों से निश्चित तौर पर बहुत कुछ पॉजिटिव भी आपको लेना है, और हम उस पर आधार पर बात कर सकते हैं। लेकिन हमें तो लगता जी, है कि भारत में फिर भी हमें जवाब तो भारत के आधार पर ही देना होगा सबसे पहले। बिल्कुल हम देना कोई होगा। और सोवियत मॉडल, कोई चाइनीज मॉडल, एक भारत का मॉडल कैसे क्या डेवलप करेगा, लोग हमसे यही पूछेंगे कि आपका मॉडल क्या है, आपने क्या डेवलप किया। तो भारत में इसी कोशिश में हमें लगता जी दीपंकर, जिस बात से तो कोई भी असहमत नहीं हो सकता है, और खुद माओ त्से तुंग के जमाने से चीन ने, आज भी चीन अपनी व्यवस्था को, आपने जो कहा उससे मेरी असहमति हो सकती है। कभी इस पर किसी और मौके पर हम आपसे चीन के बारे में जो आपने एक समझ रखी उस पर हम एंगेज करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे आपसे कभी, एक सिर्फ उसी विषय पर, क्योंकि वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन वो आज भी अपने सोशलिज्म को सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक कहता है। तो एक इंडियन कैरेक्टरिस्टिक का समाजवाद होना चाहिए, इससे तो कोई मतभेद नहीं होगा। अब आज आखिरी सवाल के तौर पर, आज हम लोग मार्क्स की 205वीं जयंती के दिन, कार्ल मार्क्स की जब हम लोग बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स विचारधारा की जब बात करते हैं तो लेनिन, स्टालिन, माओ और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि देंग देंग का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो है एक धारा के रूप में है। इस पर सहमति असहमति हो सकती है, वो एक दीगर सवाल है। मेरा सवाल ये है कि ये जो विचारधारा है, इसमें इसके इसका एक जो प्रयोग हुए इसके, और एक जो आइडियल आइडियल है जो मार्क्स ने जो एक बातें कही, जैसे नॉम चॉम्स्की है, मैं अगर अपने सवाल को स्पष्ट न कर पा रहा हूँ तो नॉम चॉम्स्की अक्सर मार्क्स की तारीफ करते हैं। मार्क्स में जो डेमोक्रेसी का कंटेंट है, इसको वो एक दुनिया के लिए बहुत ही जरूरी विचारधारा मानते हैं। लेकिन जैसे ही बात लेनिन पे आती है और सोवियत एक्सपेरिमेंट पे आती है तो उनकी राय बदल जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी प्रयोग होंगे तो प्रयोग तो बिल्कुल विचार के हिसाब से नहीं होंगे, उसमें समस्याएं आएंगी, उसमें दिक्कतें आएंगी। यह इस बात को स्वीकार करते हुए भारत में आज जहां मार्क्स की 200वीं जयंती पर अगर कोई प्रयोग का मॉडल, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स जो समाजवाद के होंगे, इस पर अगर आपने कभी कुछ सोचा हो तो आप दर्शकों को बताएं। अ, ये जानना जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम आपका आपकी मान लीजिए मैं आपकी पार्टी को समर्थन दूं, तो आप जो समाजवाद लाएंगे उसके बारे में कुछ तो हमको मालूम होना चाहिए। है। नहीं, हमने तो इसीलिए कहा कि समाजवाद को हम किस रूप में देख रहे हैं। तो भारत में जैसे हमें लगता है कि हम तो कहेंगे कि भाई विदाउट डेमोक्रेसी देयर कैन बी नो सोशलिज्म। तो भारत में अगर एक मजबूत डेमोक्रेसी की लड़ाई भारत के कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो समाजवाद का काम कर रहे हैं। भारत में अगर सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, चाहे वो उसको आप कास्ट के रूप में समझे, जेंडर के रूप में समझे, आदिवासी के ऊपर उत्पीड़न के रूप में समझे, इस जगह पर अगर कोई एक बुनियादी लोगों के दावेदारी को, आजादी को बढ़ाते हुए कम्युनिस्ट अगर कुछ कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो भारत में एक सोशलिज्म के निर्माण की दिशा में कम्युनिस्टों का काम चल रहा है। तो इसलिए सोशलिज्म का, क्योंकि सोशलिज्म निर्माण करने का मौका तो अभी कम्युनिस्टों को भारत में अभी मिला नहीं, लेकिन जो भी उसके आयाम हो सकते, मतलब जरूरी आयाम होने चाहिए, हमें लगता है कि जरूरी आयामों के ऊपर कम्युनिस्टों की नजर है, और उसी जगह पर, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप मार्क्स को भी अगर देखेंगे तो मार्क्स ने तो दोनों काम किया। मार्क्स ने शुरुआत कर दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेकर के 1948 में, 1848 में, और उसके बाद उनको धीरे 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 जब उसको प्रयोग में ले गए तो उनको लगातार उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा। कम्युनिज्म से शुरू करते हुए उनको सोशलिज्म की अवधारणा में जाना पड़ा, और उसमें तरह तरह के वैचारिक बहसें, कार्यनीतिक बहसें, कैसे एक पूरे दुनिया में इस प्रयोग के दिशा में बढ़ा जाए। उसी तरह हमें लगता है कि भारत में भी अगर हमें एक सोशलिज्म बनाना है,
तो जमीन को तैयार करना है उसके लिए, तो जमीन को क्लियर करने का भी कहा। और वो जमीन, जैसे मार्क्स ने उसी दौर में कहा कि वो उस समय शुरू में तो था कि भाई पूंजीवाद लड़ रहा है सामंतवाद से, पूंजीवाद लड़ रहा है राजतंत्र से, राजशाही से। लेकिन एक दौर के बाद पूंजीवाद ने लड़ना बंद कर दिया, जब उसको डर लगा कि भाई ये मजदूर जो है पूंजीवाद से भी अगर आगे निकल जाएगा, तो पूंजीवाद ने कंप्रोमाइज करना शुरू किया। और भारत में भी इसीलिए पूंजीवाद से हम बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो समाजवाद के लिए और क्या क्या करके हमको देगा। तो भारत में जो बैकलॉग है, उस पूरे बैकलॉग को क्लियर करने का काम कम्युनिस्टों का है। और हमें लगता है कि बैकलॉग को अगर हम क्लियर कर रहे हैं, तो वो कहीं भी, अगर हम दलित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव के गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बैकलॉग को अगर हम क्लियर कर रहे हैं कुछ चीजों को, तो हमें लगता है कि हम समाजवाद के निर्माण की दिशा में ही एक महत्वपूर्ण नींव रख रहे हैं और कदम बढ़ा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम सोशलिज्म को समझेंगे कि सिर्फ उसका कुछ हिस्सों को सोशलिज्म मानेंगे और बाकी फाउंडेशन को हम अगर मानेंगे कि पूंजीवाद से ही मिल जाएगा हमको, तो आज तो बल्कि और ज्यादा हमें ये समझना पड़ रहा है कि पूंजीवाद से शायद बहुत कुछ मिलता नहीं है। सोशलिज्म को जो फेल किया सोशलिज्म अगर 20वीं सेंचुरी में एक सीमा के बाद, तो शायद उसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, प्रोडक्शन के तौर तरीके में, नेचर के साथ आपका क्या रिलेशन है, इसके मामले में, बहुत सारे मामलों में पूंजीवाद के नेगेटिव एग्जाम्पल से सीखते हुए सोशलिज्म को डेवलप होना होगा। तो हमें लगता है कि भारत में इसी तरह से ही कम्युनिस्ट मूवमेंट अब सोशलिज्म की ओर कदम बढ़ाएगा। चलिए, इसी नोट पर हम लोग ये बातचीत खत्म करेंगे। आपसे बातचीत करना उपयोगी रहा, काफ़ी उपयोगी रहा, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे आप लोग ये जो संघर्ष जिसमें आप लोग लगे हुए हैं, उसको लेकर एक सुसंगत, एक कोहेसिव आइडियोलॉजी भी आने वाली पीढ़ियों के सामने रखेंगे, जिसमें उनके भीतर वो सपना जगे जो हम लोग बचपन में कहते थे, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। वो नया जमाना, नए जमाने का सपना आप लोग एक बार फिर से देश में और खासकर आने वाली पीढ़ियों में जगह पाएंगे। इस उम्मीद के साथ आज कार्ल मार्क्स की जयंती पर इस बातचीत को हम लोग यहाँ विराम देंगे। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हम आपसे भविष्य में फिर कभी दूसरे मुद्दों पर बातचीत करना चाहेंगे। ठीक, धन्यवाद आपका जी।